हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की। डिस्कस करेंगे इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इसको डिस्कस करेंगे हम हिंदी के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक वन। यहाँ पर जो भी लेक्चर आप एकलव्य स्नातक चैनल पर देखते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है एज ए नोट्स, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना हम देखिए, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास की विशेषताएं बताइए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसके आंसर को। देखिए, मानव विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी पूरे जीवन काल में कॉन्टिन्यू जो मानव विकास है वो चलता रहता है। ये कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है जो गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। यानी बच्चा जब जब जन्म लेता है, ठीक है, यानी गर्भ के अंदर से लेकर के मृत्यु तक प्रत्येक क्षण जो है विकास की प्रक्रिया से मानव गुजर रहा होता है। मानव के जीवन काल में आए विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को सामान्य भाषा में विकास के नाम से जाना जाता है। विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि पहलू सम्मिलित होते हैं। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिसमें उसका शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है और भावनात्मक परिवर्तन होता है। और इन सभी परिवर्तनों की प्रक्रिया को ही मानव विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। मनुष्य के जीवन में प्रगति की राह में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को विकास की संज्ञा दी गई है। यानी मनुष्य के जीवन में जो सीक्वेंस से परिवर्तन होते हैं उसी को क्या कहा गया है? मानव विकास कहा गया है। कुछ परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप डेफिनेशंस का यूज जरूर करें, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की अच्छी संभावना रहती है। तो विकास की कुछ परिभाषाएं हैं। इरा जी गॉर्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। यानी जब व्यक्ति पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेता है तब तक जो है विकास की प्रक्रिया चलती है। यानी वह व्यक्ति के जन्म से लेकर के, जन्म से क्या, गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु काल तक विकास की जो प्रक्रिया है मनुष्य की वो चलती रहती है। और तब तक चलती है जब मनुष्य पूर्ण विकास, जब इस पूर्ण विकास को मनुष्य हासिल नहीं कर लेता। वहीं एक और परिभाषा स्किनर के अनुसार देखिए, स्किनर कहते हैं कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंत्यक्रिया का प्रतिफल है। यानी विकास जो होता है वो जीव और उसके वातावरण की अंत्यक्रिया का प्रतिफल होता है। जीव अपने वातावरण में जो भी अंत्यक्रिया करता है, जो भी कार्य करता है, वो सभी उसका प्रतिफल, जो उसको प्रतिफल मिलता है वो क्या कहलाता है? वो विकास कहलाता है। मानव विकास की जो कुछ विशेषताएं देखिए। देखिए, विकास में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। देखिए, जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसकी बॉडी तो बड़ी होती है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर तो उसका बड़ा होता ही है, उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं जिसमें उसके संवेग जुड़े हुए होते हैं, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। तो शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य में मानसिक परिवर्तन भी होता है, जिसकी जो मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी जो है उस पर परिवर्तनों पर जो है बल दिया जाता है। विकास जो है वो एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। यानी विकास सदैव प्रगतिशील रहती है। प्रत्येक क्षण जो है मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो विकास है वो एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। विकास एक परिपक्वता उन्मुख प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति जो है हमेशा आगे की ओर उन्मुख होता है, प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो जो भी व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड, वो सभी क्या कहलाता है? वो विकास की एक प्रक्रिया से व्यक्ति गुजर रहा होता है। तो विकास क्या है? एक परिपक्वता की ओर उन्मुख वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि की तुलना में विकास एक व्यापक संप्रत्यय है। इसमें व्यक्ति के जीवन काल में आए सभी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। यानी अभिवृद्धि की बात करें तो इसकी तुलना में व्यापक जो है विकास जो है वो एक बड़ी प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक इन सभी परिवर्तनों को शामिल जो है वो किया जाता है। विकास एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। यानी जो विकास है वो सदैव चलता रहता है, प्रत्येक क्षण चलता रहता है। और क्रमिक यानी सीक्वेंस में चलता रहता है ना। सीक्वेंस जैसे कि मनुष्य का 0 से लेकर 2 साल में जो परिवर्तन होता है,
दो से लेकर 5 साल में जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो विकास जो होता है मनुष्य का वो एक सीक्वेंस में चलता है। इससे प्रत्येक अवस्था में स्वयं की पूर्व अवस्था से किसी ना किसी माध्यम से जुड़ी रहती है। यानी जो प्रत्येक अवस्था विकास की होती है वो पूर्व अवस्था से किसी ना किसी प्रकार के माध्यम से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। देखिए, वृद्धि और विकास में कुछ अंतर होता है, उसी को इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे हम। तो अपने आसपास की बहुत सारी वस्तु जिसे हम देख पाते हैं और बहुत सारी को नहीं देख पाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव विचार, राष्ट्र, क्षेत्र, संबंध इत्यादि, बढ़ती रहती हैं और विकसित होती रहती है। यानी जो आसपास की हमारी वस्तुएं होती हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, मानव हो गए, ये सभी क्या रहती है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं और विकसित होती रहती है। क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, यानी विकास और वृद्धि, यहाँ पर बात हो रही है विकास और वृद्धि की, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। देखिए, विकास का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट। ठीक है, विकास इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है, और आउटरनल, यानी विकास को आप मेजर भी कर सकते हैं और विकास को आप देखकर मेजर नहीं भी कर सकते हैं। यानी कि जो वृद्धि होती है ना, वृद्धि को तो आप देखकर मेजर कर सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं, लेकिन विकास को आप एक तरीके से, ये एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। तो एक दूसरे के साथ, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास जो है दोनों में भिन्नताएं होती है, और यह भी जरूरी नहीं कि जहां पर वृद्धि हो वहां पर विकास भी हो। यद्यपि समय समय के साथ, समय के संदर्भ में वृद्धि और विकास परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, तथापि वृद्धि और विकास एक दूसरे से अलग है। हालांकि जो वृद्धि और विकास है वो परिवर्तन को तो बताते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव तो होता रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वृद्धि और विकास जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर आगे की ओर चले। अब इनमें क्या फर्क होता है ये देखते हैं। देखिए, वृद्धि क्या है, इसका संबंध किसी भी वस्तु, विचार, संबंधों में मात्रात्मक परिवर्तन का होना कहलाता है। यानी कि इस मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटी। ठीक है, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी। जो भी वस्तु है या जो भी व्यक्ति का शरीर है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, वो क्या कहला रहा है, वो उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, मात्रा जो है उसकी बढ़ रही है। तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक, दोनों तरह के हो सकते हैं। यानी मात्रात्मक जो परिवर्तन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। हमें इसे हम गणना कर सकते हैं, तथा वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है। यानी जो वृद्धि होती है उसकी हम गणना कर सकते हैं, उसे माप तोल सकते हैं, उसे उसकी उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और जो वृद्धि होती है उसका जो मूल्य होता है वो निरपेक्ष होता है। वहीं बात करें विकास की, तो देखिए, विकास का संबंध किसी भी वस्तु, विचार, संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन से होता है, यानी क्वालिटी। यहाँ बात होती है विकास की मतलब क्वालिटी से। क्वालिटी में जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं हम विकास। वस्तु, व्यक्ति, विचारों के गुणों में बढ़ोतरी से है। यानी किसी भी व्यक्ति के शारीरिक वृद्धि को ना देखते हुए उसके अंदर जो विचारों में परिवर्तन आया है, यानी उसकी परिपक्वता को देखते हुए उसे हम विकास से जोड़ते हैं। जैसे जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु में गुणात्मक वृद्धि होती है, वैसे वैसे वस्तु, विचार, संबंध और अधिक मूल्यवान होता जाता है। यानी जैसे जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के क्वालिटी में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के विचार और संबंध में जो उसके व्यक्ति का जो मूल्य होता है वो बढ़ता चला जाता है, यानी व्यक्ति जो है वो मूल्यवान होता चला जाता है। अर्थात विकास मूल्य सापेक्ष होता है, यानी पॉजिटिव होता है। विकास क्या कहलाता है, पॉजिटिविटी कहलाता है। इसके साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन हमेशा धनात्मक कहलाता है। सापेक्ष होता है, सार्थक होता है, धनात्मक होता है। यानी क्वालिटी परिवर्तन क्या कहलाता है, एक धनात्मक परिवर्तन कहलाता है, जो यह बताता है कि व्यक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन मूल्यवान होता जा रहा है, व्यक्ति के विचार जो है वो दिन प्रतिदिन मूल्यवान होते जा रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास को समझने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण से। यदि किसी क्षेत्र या नगर की जनसंख्या किसी निश्चित समय में 10 लाख से 20 लाख हो जाती है, किंतु इस क्षेत्र या नगर की आधारभूत संरचनाएं जैसे सड़क, पानी, पीने का पानी, बिजली, परिवहन, आवास, सीवर इत्यादि का वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं हुआ है। यानी मान लीजिए कोई एरिया है, वहां पर जनसंख्या तो डे बाई डे बढ़ रही है, ठीक है, वृद्धि तो हो रही है, लेकिन जो वहां पर सुख सुविधाएं हैं जो नागरिकों के लिए होनी चाहिए, जैसे बिजली हो गई, पानी हो गया, परिवहन हो गया, उनमें जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में
उस विकास में वृद्धि नहीं देखी जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र या नगर में सिर्फ वृद्धि हुई है, विकास नहीं हुआ है। यानी क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं हुई है, गुणात्मक परिवर्तन उस क्षेत्र में नहीं हुआ है, सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन उस क्षेत्र में हुआ है। तो एक अन्य उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे का विकास हो रहा है, डे बाय डे बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, परंतु उसका गुणात्मक विकास नहीं हो रहा है, यानी उसकी जो मानसिक प्रक्रिया है उसमें उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो दिमाग से अभी भी बच्चा है, वो नहीं समझ पा रहा है, परिपक्व नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही वृद्धि और विकास का एक फर्क होता है। मानव विकास की अवस्थाओं का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती है। तो देखिए, मुख्य रूप से मानव अवस्थाओं के विकास की जो अवस्थाएं होती हैं मानव की, उनको तीन रूपों में बांटा जाता है: शैशव काल अवस्था, बाल्यकाल अवस्था और किशोर अवस्था। इन्हीं अवस्थाओं में हम बालकों में होने वाले विभिन्न तरह के विकास, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन सभी का अध्ययन जो है इन्हीं तीनों के अंतर्गत हम करते हैं। यानी शैशव काल में बच्चे का कितना शारीरिक मानसिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, बाल्यकाल में बच्चे का कितना शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास हुआ, और किशोर अवस्था में किस प्रकार के बालक के अंदर परिवर्तन हुए। तो ये तीन काल होते हैं मानव विकास की अवस्थाएं के, जिसके अंतर्गत इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। अब ये जो शैशव काल होता है, शैशव काल के अंदर क्या होता है, ये शिशु का काल भी कहलाता है। ठीक है, शिशु काल भी कहलाता है। जन्म होने के उपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, शैशव अवस्था कहलाती है। शैशव अवस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। सामान्यतः शिशु जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशव काल कहते हैं। जन्म से 3 या 5 वर्ष की अवस्था, ठीक है, 0 से 3 या 0 से 5 वर्ष की अवस्था मोस्टली क्या कहलाती है, वो शैशव काल की अवस्था कहलाती है। इसमें क्या करता है, बच्चा छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है, जो अपनी माता से वो सीखता है, अपने पिता से वो सीखता है। ठीक है, अन्य जो परिवार में इसके लोग रहते हैं उनके साथ वो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखता है। ठीक है, चलना सीखता है, प्रयास करना, त्रुटिपूर्ण व्यवहार करना, सही गलत में अंतर करना, ये सभी बच्चा जो है 0 से लेकर 5 साल तक अपने परिवार से, आसपास के परिवेश से, ठीक है, जो बच्चे उसके साथ रहते हैं उन सभी से सीखता है, और ये मानव की जो है प्रथम अवस्था कहलाती है। इसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था शैशव अवस्था के बाद की अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को हम कहते हैं 2 से 6 वर्ष की अवधि, और उत्तर बाल्यावस्था हमारी होती है 6 से लेकर 12 वर्ष की अवधि। यानी ये कह सकते हो कि पूर्व जो बाल्यावस्था होती है वो कहीं ना कहीं शैशव काल से भी मैच करती है। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में निम्न गुण पाए जाते हैं, जैसे बालक का व्यवहार जिद्दी, आज्ञा ना मानने वाला बालक, आज्ञा ना मानने वाला व्यवहार। ठीक है, बालक खिलौनों से खेलना अधिक पसंद करता है, बालक जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं। आपने देखा होगा जो 2 से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं ना, वो मोस्टली खिलौनों से सीखते हैं, खेलते हैं, जिद्दी रहते हैं, ठीक है, बात नहीं मानते, और उनका जो व्यवहार होता है वो जिज्ञासु व्यवहार होता है। यानी वो एक प्रश्न को कई बार दोहराते हैं, और कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न भी करते हैं जो आप सोच करके हैरान हो जाएंगे कि 5 साल का बच्चा ये किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है हमसे। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन तेजी से होता है 2 से 5 साल की अवस्था में, बच्चे का शारीरिक परिवर्तन अत्यधिक तेजी से होता है। उस ये आपने देखा भी होगा, उसका मापतोल जो है आंगनवाड़ी वगैरह में जो उसका मापतोल होता है बच्चे का, वो हर महीने किया जाता है। यानी कि इसमें शारीरिक परिवर्तन जो है वो तेजी से होता है। भाषा का विकास होता है, इस समय बच्चा अपने माता पिता से, अपने आसपास के परिवेश से विभिन्न प्रकार के शब्दों को सीखता है, तो भाषा का विकास होता है। बालकों को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। ठीक है, जो भी जो उसके आसपास के परिवेश के लोग होते हैं, जो जैसे मान लीजिए उसके जो रिश्तेदार होंगे, नाना नानी दादा दादी, इन सभी से मिलना बच्चे को अच्छा लगता है इस अवस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में निम्न गुण पाए जाते हैं। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में यानी 6 से 12 साल की जो अवधि होती है उत्तर बाल्यावस्था काल कहलाती है। बालक में कितना नैतिकता और मूल्यों का विकास होता है, इस अवस्था में ये मेजर किया जाता है कि बालक के अंदर कितना नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है। ठीक है, यानी बालक कितना नैतिकता से अभिप्राय यहाँ पर है दूसरों के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, क्या उसके अंदर साझा करने वाली प्रवृत्ति जो है वो आई है नहीं आई है, क्या शेयरिंग वाली जो प्रवृत्ति बच्चे के अंदर आई है नहीं आई है, तो ये सब नैतिकता कहलाता है। वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, क्या वो अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें बालक के अंदर देखी जाती है 6 से 12 साल की अवधि में।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आयोजन इस काल के इस एज के दौरान जो है हो जाता है, यानी कुछ खुद के डिसीजन जो है बच्चा लेना स्टार्ट कर देता है इस समय में। हम उम्र साथियों के साथ रहना सीख जाता है। 6 से 12 साल की जो अवधि होती है बच्चे की, इसके अंतर्गत बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ, जो उसके एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। स्वयं के प्रति हितकर प्रवृत्ति का निर्माण होता है। यानी इस समय, इस काल तक बच्चा ये समझ जाता है कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बेकार है, क्या उसके लिए गलत है। ये सब चीज़ें बच्चे जो है डेवलप कर लेते हैं, यानी हितकर प्रवृत्ति प्रवृत्ति को वो अपना लेते हैं, उनके लिए क्या सही है। संवेग की अभिव्यक्ति का परिवर्तन होना सबसे बड़ी चीज है इस काल के अंदर, कि बच्चों के अंदर संवेग की प्रवृत्ति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। संवेग यानी कि प्यार, ठीक है, गुस्सा, ये सभी संवेग जो है वो बच्चे के अंदर 12 साल की अवधि तक जो है वो अब उत्पन्न जो है हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था जो है वो मानव जीवन के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था को जीवन का सबसे जटिल काल भी माना जाता है, क्योंकि इस काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, ठीक है, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किशोर अवस्था के अंदर, टीनेज के अंदर देखे जाते हैं मनुष्य के अंदर। तो इसीलिए इसको जटिल काल जो है माना जाता है। यह समय बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था का संधि काल होता है। यानी ये बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था का जो बीच का काल होता है ना, ये कहलाता है किशोर अवस्था काल, जिसमें ना तो वह बालक ही रह जाता है और ना ही वो प्रौढ़ हो पाता है। यानी ना तो वो वृद्ध कहलाता है इस समय और ना बच्चा कहलाता है। तो इसके बीच का जो काल है वो क्या काल कहलाता है? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था का शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी मैच्योरिटी की ओर यदि जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो वो काल क्या कहलाता है? किशोर अवस्था का काल कहलाता है। किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ता है, तथा जिसके समाप्त होने पर वह परिपक्व बन जाता है। यानी जब किशोर अवस्था, टीनेज जब समाप्त होती है तो ये आकांक्षाएं लगाई जाती है कि बालक जो है वो मैच्योर हो जाता है, बालक जो है वो परिपक्व जो है हो जाता है अपनी एज के हिसाब से। इस अवस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रुचियों में परिवर्तन, बुद्धि का अधिकतम विकास, व्यवहार में भिन्नता, स्थायी तथा समायोजन का भाव जो है अभाव जो है होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है इस किशोर अवस्था के दौरान बालक के अंदर देखी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मानव विकास में प्रकृति और पोषण की क्या भूमिका होती है। देखिए, प्रकृति और पोषण है दो अलग अलग चीजें हैं, इनकी मानव विकास में क्या भूमिका होती है इसको डिस्कशन करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो मानव विकास में प्रकृति इन विशेषताओं को संदर्भित करती है जो जन्मजात है। यानी प्रकृति ये कहती है कि मानव के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल कलाएं जो है वो जन्मजात होती है, जो उसको पूर्व जन्म से मिलती है, ठीक है, या पूर्वजों से मिलती है। ये कहलाती है मानव विकास की प्रकृति। एक व्यक्ति विशिष्ट कौशल और विशेषताओं के साथ पैदा होता है। प्रकृति ये कहती है कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी विशिष्ट कौशल और विशेषताओं के साथ पैदा होता है। प्रकृति इस पहलू पर प्रकाश डालती है। वहीं दूसरी ओर पोषण क्या कहता है? पोषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि जन्मजात की अवधारणा और वंशानुगत विशेषताएं मानव विकास में शामिल नहीं होती। जो भी चीजें वो मानव जो है वो जगत में आकर सीखता है और अभ्यास के द्वारा जो है वो इन स्किल्स को डेवलप करता है। तो दोनों के अलग अलग धारणा है। प्रकृति क्या है? देखिए, प्रकृति की अवधारणा क्या कहती है कि कुछ अनुवांशिक और वंशानुगत विशेषताओं के संदर्भ में व्यवहार मनोविज्ञान में लागू होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित होती है, हस्तांतरित होती है। ठीक है, प्रकृति उन विशेषताओं को निर्धारित करती है जो आपको इस तथ्य से विरासत में मिला हो। प्रकृति ये कहती है कि जो बच्चा होता है वो विरासत में लेकर बहुत सारे कला को, कौशलों को, ठीक है, और सृजनात्मकता को लेकर पैदा होता है। प्रकृति ये कहती है ये सभी बच्चों को आनुवांशिक रूप से प्राप्त होती है या वंशानुगत रूप से प्राप्त होती है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ आंखों में डिफरेंस होता है, ठीक है, या शरीर में डिफरेंस होता है। कहते हैं ना भाई इसकी नाक तो अपने दादा पे गई है, या इसकी आइज जो अपने दादा पे गई है। या फिर कई बार कौशलों को भी, यानी कि मान लीजिए किसी का दादा चित्रकार है और उसका पोता भी चित्रकार है, तो ये मैच किया जाता है कि भाई चित्रकारी की जो कला है ये अपने दादा से इसको वंशानुगत रूप से प्राप्त हुई है। तो ये प्रकृति कहती है।
यानी जो कुछ भी विशेषताएं अलग से आपके अंतर्गत आई है वो सब कुछ आपको आपके पूर्वजों से प्राप्त हुई है, प्रकृति का ये कहना है। उदाहरण के लिए यदि आपके दादा या परदादा कलाकार थे तो आपके द्वारा एक अच्छे कलाकार के रूप में विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसा कहते हैं लोग कि यदि आपके घर में कोई आपके दादा कलाकार हैं, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है ये, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि भाई आप भी जो है अच्छे कलाकार बन सके। इस तथ्य के कारण आप कला और चेहरे की विशेषताओं से संबंधित मामलों में अपने पूर्वजों, ठीक है, और पूर्वजों के गुणों या विशेषताओं को प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति एग्जिस्ट करती है समाज के अंदर, ठीक है, चेहरे से, विशेषताओं से कहीं ना कहीं प्रकृति एग्जिस्ट करती है। वहीं पोषण की बात करें तो पोषण क्या कहता है, देखिए पोषण की अवधारणा में वंशानुगत लक्षणों का तत्व शामिल नहीं है। पोषण कहता है भी वंशानुगत कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो बालक जगत में आकर के सीखता है। यह पूरी तरह से अभ्यास, संदर्भ और देखभाल के तत्वों पर निर्भर करता है। पोषण ये कहता है कि पूरी तरीके से जो कुछ भी कोई सीखता है वो अभ्यास के दौरान यानी प्रैक्टिस से सीखता है, देखभाल से सीखता है यानी देख करके सीखता है, और संदर्भ में रह करके सीखता है। एक लेखक लिखने की कला में बहुत प्रशिक्षण लेने, पुस्तकों का जिक्र करने और रचना की कला का अभ्यास करने के बाद एक उत्कृष्ट कृति बनाने की स्थिति में होगा। वह लेखक बन जाता है भले ही उसके पूर्वज लेखक ना हो। यानी कि यदि कोई लेखक है तो वो लेखक कब बनता है, वो प्रशिक्षण लेता है, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ता है, बहुत सारी रचनाओं को पढ़ता है, कला का अभ्यास करता है, और उसके बाद वो जो है लेखक बनता है। तो वो लेखक बन जाता है भले ही उसके पूर्वज लेखक चाहे ना रहे हों। तो यह प्रकृति और पोषण की जो अवधारणा के बीच की बुनियादी अंतर है। जॉन लोक ने एक बार कहा था, भाई जॉन लोक की एक परिभाषा है, उसने कहा था कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एक तबला रस की तरह होता है या फिर एक खाली स्लेट की तरह होता है। यानी जॉन लोक ने पोषण का जो है एक तरीके से अ, समर्थन किया है। उन्होंने कहा जब हम पैदा होते हैं हमारा जो दिमाग होता है वो एक खाली तबले की तरह होता है, तबला रस की तरह होता है, या फिर एक खाली स्लेट की तरह होता है। यह सीखने के माध्यम से हम कुछ कौशल, व्यवहारवाद और प्रथाओं का अधिग्रहण करते हैं। यानी जो कुछ भी हम यहाँ पर सीखते हैं वही हमारे कौशल व्यवहार में परिवर्तन जो है वो लेकर आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव विकास के कोई 5 नियम बताइए। तो मानव विकास के 5 नियम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नियम है विकास में परिवर्तन होता है। यानी मानव शिशुओं के विकास का जो पहला नियम कहलाता है वो परिवर्तन का नियम कहलाता है, यानी बदलाव का नियम कहलाता है। अब ये जो मानव विकास के परिवर्तन होते हैं ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। यानी गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं और परिमाणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। यानी शारीरिक रूप से तो मानव बड़ा होता ही है, इसके साथ साथ उसके अंदर मानसिक, भावनात्मक, संवेगात्मक जो प्रतिक्रियाएं परिवर्तित होती है वो सब कहलाते हैं। यानी मानव के विकास में परिवर्तन होता है, ये इसका पहला नियम है मानव विकास का। जैसे जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ती है उनके सीखने की क्षमता में परिवर्तन होता है, ठीक है, संवेगों में परिवर्तन होता है, संवेग नियंत्रण में परिवर्तन, किसी विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि ये सब होते रहते हैं। ये सभी गुणात्मक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इन गुणात्मक परिवर्तनों के अलावा बालकों में परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे शरीर की बनावट में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन आदि जो है सम्मिलित होते हैं। यानी मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य के अंदर गुणात्मक परिवर्तन जो है वो देखे जाते हैं। तो विकास का एक प्रथम नियम क्या है, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन विकास का प्रथम नियम है। दूसरा है विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। विकास जो है वो परिपक्वता और सीखने की एक उपज है। मनोवैज्ञानिकों ने यह दिखा दिया है कि पूर्व प्रसव काल में परिपक्वता का महत्व प्रशिक्षण या सीखने से अधिक होता है। यानी जो पूर्व प्रसव काल होता है उसमें परिपक्वता का महत्व अधिक होता है प्रशिक्षण से। परंतु बालकों में जन्म के बाद बालकों के संपूर्ण विकास में परिपक्वता और प्रशिक्षण दोनों की भूमिका जो है वो प्रधान रहती है। जब हम जन्म के बाद की बात करते हैं तो मानव के अंदर परिपक्वता और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जो है वो दोनों ही चीजें जो है भूमिका जो है उनकी प्रधान भूमिका रहती है। सच्चाई यह है कि बालक में विकास सही अर्थ में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों की अंत्यक्रिया पर निर्भर करता है। यानी बालक का जो विकास होता है वो मैच्योरिटी के साथ साथ, ठीक है, मैच्योरिटी के साथ साथ ट्रेनिंग यानी बच्चा जो कुछ सीख रहा है, इन दोनों के इंटरेक्शन पर जो है बालक का विकास निर्भर करता है। यानी परिपक्व और प्रशिक्षण
ये दोनों ही चीजें बालक के विकास को भरपूर तरीके से प्रभावित करती है। विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होता है। ठीक है, विकासात्मक पैटर्न पूर्व प्रसूति काल, अंग्रेजी में इसे कहते हैं पेरेंटल पीरियड में तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम में होता है। यानी जन्म के बाद से लेकर के जो विकास होता है मनुष्य का, बच्चे का, वो एक खास सीक्वेंस में होता है, अतः पूर्वानुमेय होता है। शिशुओं में पूर्व प्रसूति काल में मूलतः एक जननी क्रम, जेनेटिक सीक्वेंस होता है, जिसमें एक निश्चित समय पर कुछ गुण दिखाई पड़ते हैं। जन्म के बाद भी विकास एक ऐसा ही क्रमबद्ध पैटर्न देखने को मिलता है। यानी मनुष्य बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसमें सीक्वेंस से एक परिवर्तन होता है। ठीक है, ठीक है, शुरू के 4 महीने में कुछ परिवर्तन होगा, फिर 4 से लेके 6 महीने में कुछ परिवर्तन होगा, 6 से लेके 9 महीने में कुछ परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसमें भी जो है जो परिवर्तन होते हैं वो सीक्वेंस से हिसाब से चलते हैं। यानी 0 से लेकर 2 की उम्र तक उसमें कुछ परिवर्तन होता है। तो ये एक क्रमबद्ध पैटर्न होता है। क्या होता है? ये एक क्रमबद्ध पैटर्न होता है विकास। चौथा हमारा है, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता होती है। व्यक्तिक विभिन्नता कैसे होती है? देखिए, सभी बालकों के लिए विकासात्मक पैटर्न, डेवलपमेंट पैटर्न जो होता है वो एक समान होता है। फिर भी प्रत्येक बालक, यानी कि जो पैटर्न होता है, जैसे 0 से 2 में परिवर्तन, 2 से 5 में, ठीक है, इस तरीके से जो एज एज के हिसाब से जो डेवलपमेंट चलता है वो प्रत्येक बच्चे में समान होता है। लेकिन फिर भी बालक में विकास जो है वो अपने ढंग से भिन्न भिन्न रफ्तार से होता है। यदि आप सभी बच्चों को मेजर करेंगे तो 0 से 2 में सभी बच्चों की एक समान हाइट नहीं होती है, एक समान वेट नहीं होता है। तो जो प्रक्रिया है वो तो, पैटर्न तो सेम रहता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अपने ढंग से उनके शरीर में जो है परिवर्तन होता है और भिन्न भिन्न रफ्तार से होता है। रफ्तार में विभिन्नता का कारण क्या कहलाता है? हेरिडिटी, अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता क्या होता है? जो माता पिता से उसको जेनेटिक रूप से मिला है, हेरिडिटी के अनुसार ये सब कुछ होता है। अतः वातावरण में पाए जाने वाले कारक जो है वो इसको प्रभावित करते हैं। अगला है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये पांचवा नियम है किसका? मानव विकास का। यानी जो मानव का विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अब ये सामान्य से विशिष्ट क्या है? जिस प्रकार भाषा सीखते हुए पहले सामान्य शब्दों को सीखा जाता है, उसके बाद विशिष्ट शब्दों को सीखा जाता है। यानी जब बच्चा भाषा सीखता है तो पहले वो आ से अनार, आ से आम, ठीक है, ये सब सीखता है। उसके बाद वो शब्दों को सीखना शुरू करता है। दो दो शब्दों दो दो शब्दों से बना हुआ शब्द, 2 वर्णों से बना हुआ शब्द, ठीक है। उसके बाद 3 वर्णों से बना हुआ शब्द, फिर 4 वर्णों से बना हुआ शब्द, फिर इन शब्दों के साथ जोड़कर वो कहानी पढ़ना शुरू करता है, कठिन शब्द पढ़ना शुरू करता है, मुहावरे पढ़ता है, लोकोक्तियां पढ़ता है। तो सरल से कठिन की ओर, इसका कहने का तात्पर्य है सरल से स्टार्ट करता है बच्चा और कठिन की ओर चलता है। इसी प्रकार विकास भी है। बच्चे का विकास भी सामान्य से स्टार्ट होता है और जटिल की ओर चलता है, विशिष्ट की ओर चलता है। उसी प्रकार विकास भी पहले सामान्य और फिर विशिष्ट की ओर बढ़ता रहता है। तो ये पांचवा नियम था विकास का। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, परिवार और समाज मानव विकास में क्या भूमिका निभाता है? विस्तार से चर्चा कीजिए। तो देखिए, परिवार जो होता है वो सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। यानी मानव का जो पहला समूह होता है जिसमें मानव रहता है, बच्चा रहता है, वो क्या कहलाता है? वो परिवार कहलाता है। ठीक है, परिवार, एकल परिवार भी होते हैं और जॉइंट परिवार भी होते हैं। ठीक है, यानी एकल परिवार कौन होता है? जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं। और जॉइंट परिवार कौन से होते हैं? जिसमें बच्चे के साथ साथ उसके दादा दादी, ताऊ ताई, ठीक है, और उस बच्चे के माता पिता, ये सभी जॉइंट फैमिली कहलाती है। तो परिवार बच्चे की प्रथम इकाई होती है जहाँ से बच्चा सीखता है। तो मौलिक मानव जो समूह होता है वो परिवार होता है, और परिवार ही सबसे पुरानी इकाई के रूप में कार्य करता है बच्चे के लिए। परिवार प्रारंभिक इकाई के रूप में कार्य करता है। पहली इकाई, पहला समूह बच्चे का होता है, कौन सा होता है? परिवार होता है, जो मनुष्य के लिए काम करता है। परिवार के मुख्य कार्य होते हैं, क्या कार्य होते हैं? सबसे पहला कार्य होता है परिवार का बच्चे का लालन पालन करना, ठीक है, उसका शारीरिक ध्यान रखना, उसका मानसिक ध्यान रखना, उसका खाना पीना, ये सभी क्या है? बच्चे के पालन पोषण का काम करना परिवार का काम होता है। उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना, जो भी समाज की संस्कृति है, जिस भी समाज का वो है, उस समाज की संस्कृति में क्या प्रचलित है, ये सब कुछ परिवार का काम होता है बताना बच्चे को। सारांश में यदि हम बात करें तो सामाजिकरण करना, यानी बच्चे का प्रथम सामाजिकरण जो है वो परिवार के माध्यम से ही होता है।
समूह के रूप में पहली प्रथम इकाई परिवार के रूप में बच्चे को प्राप्त होती है, जो उसे सिखाती है, उसका विकास करती है। परिवार या घर समाज की न्यूनतम इकाई समूह है। ठीक है, न्यूनतम सबसे छोटी इकाई क्या है, छोटा समूह क्या है, परिवार है बच्चे के लिए। इसमें पति पत्नी, बच्चे तथा अन्य आश्रित व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। अभी मैंने आपको बताया दो प्रकार के परिवार होते हैं, एक होता है एकल परिवार, दूसरा होता है ज्वाइंट परिवार। ठीक है, तो ज्वाइंट परिवार के अंदर कौन कौन रहते हैं, माता पिता के साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सभी रहते हैं। और एकल परिवार में बच्चे के साथ उनके माता पिता रहते हैं। तो दो प्रकार के परिवार होते हैं। इसका जो मुख्य आधार होता है परिवार का, वो होता है रक्त संबंध, यानी ब्लड रिलेशन। इसका मुख्य आधार होता है किसका, परिवार का। क्लेयर ने परिवार को परिभाषा देते हुए कहा है कि परिवार संबंधों की वह व्यवस्था है जो माता पिता तथा संतानों के मध्य पाई जाती है। यानी जो परिवार है वो माता पिता और संतानों के मध्य की व्यवस्था, इनके बीच की एक व्यवस्था है जो इन सबको जोड़े रखती है, माता पिता और संतानों को। बालक के जीवन पर परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। यानी सर्वप्रथम बच्चा जो होता है वो अपने परिवार से सीखता है। उसकी माता उसे भाषा का ज्ञान कराती है, ठीक है, आसपास के परिवेश का ज्ञान कराती है, चीज़ों का अनुभव कराती है, आसपास की वस्तुओं का अनुभव कराती है। यानी जो कुछ भी बालक सीखता है सर्वप्रथम वो अपने परिवार से सीखता है। परिवार ही प्रथम पाठशाला के रूप में कार्य करता है बच्चे के लिए। वह घर में सभी गुण सीखता है जिसकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। यानी जब वो विद्यालय जाने लायक होता है उससे पहले जो भी गुण विद्यालय परिवेश में उसे आने चाहिए वो सब अपने परिवार से बच्चा सीख लेता है। बालकों को घर पर नैतिकता एवं सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। सभी जो बच्चे होते हैं वो अपने घर में नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं। ठीक है, माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची जो भी हैं वो सभी अपने बच्चों को नैतिकता सिखाते हैं। यानी किस प्रकार से बच्चों के साथ व्यवहार करना है, ठीक है, किन शब्दों का उपयोग करना है, ठीक है, बड़ों से किस प्रकार व्यवहार करना है, छोटों से किस प्रकार व्यवहार करना है। तो ये सभी चीज़ें परिवार द्वारा बच्चे को सिखाई जाती है। सामाजिकता सिखाई जाती है। ठीक है, समाज में किस प्रकार से बच्चों किस प्रकार का व्यवहार करना है, किन चीज़ों से हमें बचकर रहना है, सामाजिक बुराइयों से हमें कैसे बचकर रहना है। तो ये सभी प्रशिक्षण जो है परिवार द्वारा दिए जाते हैं। सामाजिक तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है बच्चा परिवार के अंदर ही। सामाजिक व्यवहार अनुकरण करता है, यानी जो समाज का व्यवहार होता है उसको सीखता है बच्चा परिवार के द्वारा ही। सामाजिक नैतिकता, सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने में घर का योगदान मुख्य होता है। यानी सामाजिक और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी जो निर्माण किया जाता है बच्चे के अंदर वो परिवार के द्वारा किया जाता है। उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है परिवार। ठीक है, यानी जो परिवार होता है वो बच्चों को अच्छी आदतें सिखाता है, उसके चरित्र निर्माण में उसकी सहायता देता है। ठीक है, अच्छे चरित्र के विकास में सहायता करता है। रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास परिवार के माध्यम से ही बच्चे के अंदर होता है। यानी किस प्रकार की रुचि बच्चे के अंदर है, किस प्रकार की अभिरुचि है, किस प्रवृत्ति का बच्चा है, ये सभी परिवार जो है उसकी मदद करता है इन सब चीज़ों में। बालक की व्यक्तित्व का विकास जो है परिवार के माध्यम से होता है। प्रेम की शिक्षा परिवार के माध्यम से दी जाती है बच्चे को। सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण, ये सभी चीज़ें परिवार के माध्यम से जो बच्चे के अंदर जो है वो विकसित होते हैं। मानव विकास में यदि हम समुदाय की बात करें या समाज की बात करें तो उसका क्या योगदान होता है, तो देखिए क्रोन ने एक परिभाषा दी है इसमें। उन्होंने क्या कहा है कि कोई समुदाय या समाज व्यर्थ में किसी बात की आशा नहीं करता। यानी कोई भी जो समुदाय है वो बेकार में किसी बात की आशा नहीं करता। यदि वह चाहता है कि उसके तरुण व्यक्ति अपने समुदाय की भली भांति सेवा करे तो उसे उन सब शैक्षिक संसाधन को जुटाना चाहिए जिसकी तरुण व्यक्तियों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से आवश्यक है। यानी जो भी चीज़ें समाज को आप देते हो समाज वही चीज़ें आपको वितरित करता है। यानी जैसा व्यवहार आप समाज के प्रति रखते हो वैसा ही व्यवहार समाज भी आपके प्रति रखता है। अब समाज किस प्रकार का प्रभाव डालता है, तो सबसे पहले सामाजिक प्रभाव आता है। ठीक है, समुदाय का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। यह उसका समाजीकरण कहलाता है जिसमें अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान होता है। यानी समाज के द्वारा बच्चे का समाजीकरण होता है और उसे ये पता चलता है कि उसके क्या अधिकार है, समाज के प्रति उसके क्या कर्तव्य है। इन सभी चीज़ों का ज्ञान बच्चे को होता है, बालक को होता है। साथ साथ स्वतंत्रता
कि अनुशासन की जानकारी भी बालक को होती है। यानी जिस प्रकार की स्वतंत्रता बच्चे को घर में होती है, उस प्रकार की स्वतंत्रता बच्चे को समाज में नहीं होती। तो अनुशासन का पालन जो है समाज के अंदर बच्चे को करना होता है, और अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए स्वतंत्रता का अनुभव जो है बच्चा करता है। वहीं राजनीतिक प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, तो देखिए समुदाय बालक पर राजनीतिक प्रभाव भी डालता है। विद्यालय में छात्र संघों के माध्यम से राजनीतिक संरचना का अनुभव बच्चा जो है वो करता है। राजनीति देखिए, आप सभी ने देखा होगा कॉलेज वगैरह के अंदर विभिन्न प्रकार के इलेक्शन होते हैं, छात्र संघ होते हैं, छात्र समुदाय होते हैं। तो बच्चा एक तरीके से राजनीतिज्ञ जो है, राजनीति की संरचना का अनुभव जो है वो अ, इस काल इसमें जो है कर लेता है, तथा समाज के राजनीतिक वातावरण के लिए वो तैयार हो जाता है। यानी बच्चा जब छात्र राजनीति के अंदर घुसता है ना, तो वो राजनीतिक संरचना को तो महसूस करता ही है, साथ में आने वाला जो वातावरण राजनीति का है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। देखिए प्रत्येक समुदाय की अपनी संस्कृति होती है, उसका प्रभाव वहाँ के विद्यालयों छात्रों पर पड़ना स्वाभाविक है। जैसे बोलचाल, व्यवहार, शब्दावली तथा शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है, अलग बोलचाल होती है, अलग भाषा होती है। तो उन सभी से परिचित बच्चा होता है जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है। शब्दावली होती है, जैसे मान लो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में अलग बोलचाल है, ठीक है। साउथ इंडिया में अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, नॉर्थ में अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है, ठीक है। साउथ इंडिया में अलग शैली है, नॉर्थ इंडिया में अलग शैली है। तो सांस्कृतिक प्रभाव भी बच्चे के अंदर समुदाय द्वारा जो है वो पड़ता है। सांप्रदायिक प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। समुदायों में यदि एक से अधिक संप्रदाय के लोग रहते हैं और उसमें समरसता नहीं है, तो ऐसे में समाज में विद्यालयों का वातावरण दूषित हो जाता है। सांप्रदायिक प्रभाव, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो है, जो सांप्रदायिकता होती है वो बच्चे पे प्रभाव डालती है, जिससे विद्यालय का वातावरण जो है वो दूषित हो सकता है। सार्वभौमिक मांग का प्रभाव पड़ता है। समुदाय, विद्यालय तथा शिक्षा की सार्वभौमिक मांग की पूर्ति करते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विद्यालयों की मांग बढ़ रही है और समुदाय उसे पूरा कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो सार्वभौमिक मांग है उसका प्रभाव भी समुदाय के द्वारा बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है, यानी स्कूल की क्या भूमिका होती है मानव विकास में, बच्चे के विकास में, बालक के विकास में, ठीक है। तो बालक के विकास में विद्यालय का क्या योगदान है, जॉन डीवी की एक परिभाषा पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर। तो जॉन डीवी का कहना है कि विद्यालय ऐसा वातावरण है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसाय की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो सके, यानी पॉजिटिव दिशा में बच्चे का विकास हो सके। यानी विद्यालय जो है वो एक ऐसी इकाई का काम करता है, ऐसी संस्था का काम करता है जो बच्चों को इस उद्देश्य से शिक्षा देता है जिसमें बच्चे में अच्छे गुणों का विकास हो सके, ठीक है, व्यवसाय की दिशा में या फिर किसी भी खेल की दिशा में, वहां पर बच्चे का वांछित दिशा में जो है विकास हो सके। रॉस के अनुसार, रॉस ने कहा भी विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। सभ्य मनुष्य यानी समाज के जो सभ्य व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सफलता मिले। यानी जो विद्यालय संस्थाएं हैं, ये ऐसे बच्चों का निर्माण करती हैं जो समाज में सुव्यवस्था को बनाए रखे और योग्य सदस्यता के रूप में भाग ले। यानी अच्छे बालकों का निर्माण करना विद्यालय का एक काम होता है। विद्यालय बालक के विकास में इस प्रकार योगदान देता है। देखिए, बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना सिखाता है। यानी जो विद्यालय होता है वो बताता है भाई आपकी क्या संस्कृति है, आपकी क्या सामाजिक विरासत है, आपको उसका संरक्षण करना चाहिए तथा अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करना चाहिए। यानी जो कुछ भी आपने अपने पूर्वजों से सीखा है, ठीक है, उनको आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी सिखाना है, ठीक है। जो भी आपकी सामाजिक धरोहर है, जो भी आपकी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको आपको किस प्रकार से संरक्षण प्रदान करना है, उसको किस प्रकार से बनाए रखना है। जो भी आपका धर्म है उसको किस प्रकार से बनाए रखना है। तो ये सब कुछ विद्यालय जो है बच्चों को सिखाता है। विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करता है। विद्यालय का मेन काम होता है कि घर और संसार, यानी कि
परिवार और समाज के बीच को जोड़ने का काम कौन करता है? विद्यालय करता है। व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि विद्यालय चाहता है कि बच्चे का जो है वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए बच्चे के व्यक्तित्व का विकास जो है होना चाहिए। विद्यालय में समाज के आदर्शों, विचारधाराओं का प्रचार होता है तथा अशिक्षित नागरिकों के निर्माण में योगदान विद्यालय जो है देता है। यानी विद्यालय एक अच्छे आदर्श के रूप में काम करता है और समाज में आदर्श विचारधाराओं का प्रचार करता है, जिससे अशिक्षित नागरिकों का निर्माण भी अच्छा हो सके। मनोविज्ञान में बालक के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सहायता दी है। ठीक है, इस विद्यालय ने, इसीलिए विद्यालय सूचना के बजाय बालकों को अनुभव प्रदान करते हैं। यानी विद्यालय का काम बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस कराना है। ठीक है, एक्सपीरियंस कराना है, अनुभव कराना है। आधुनिक विद्यालयों में बालकों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में विकसित किया गया है। यानी आज की हम बात करें तो विद्यालय में बालकों का जो दृष्टिकोण है, जो व्यू है बच्चों का, वो विश्व के संदर्भ में विकसित किया गया है। आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यदि हम आधुनिक विद्यालयों की बात करें तो ऐसा परिवेश बनाते हैं जिसमें बालक का संपूर्ण विकास हो सके। ठीक है, पवित्र वातावरण में बालक में पवित्र भावनाओं का सृजन होता है, उनके व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। आज विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं और यह लघु समाज है। यानी विद्यालय एक तरीके से लघु समाज के रूप में कार्य करता है, सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, व्यक्ति के व्यवहार में संतुलन लाने का कार्य करता है और ऐसा परिवेश बनाता है जिसमें व्यक्ति का ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो है हो सके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है? देखिए, एरिक्सन कौन थे? एरिक्सन एक अमेरिकन थे जिन्होंने एक मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने ये मनोसामाजिक सिद्धांत अपनी पुस्तक में छापा था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एरिक एरिक्सन, इनका पूरा नाम था एरिक एरिक्सन ने जोआन एरिक्सन के साथ मिलकर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण बताए। इस सिद्धांत के अनुसार सभी स्वस्थ विकासशील व्यक्तियों को बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक पहुंचने में 8 चरण लगते हैं। इन्होंने कहा भाई, कोई भी व्यक्ति जो है अपने पूरे जीवन काल में, ठीक है, जब तक वो जीता है, जन्म से लेकर मरण तक, वो 8 चरणों से होकर गुजरता है। एरिक्सन ने ये 1950 में, 1950 के दशक के आसपास चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक का नाम था, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने अपना सिद्धांत जो है वो वर्णित किया। यानी 8 सिद्धांतों को जो इन्होंने बताया गया है अपनी इस बुक, 1950 के दशक में जो इन्होंने बुक पब्लिश की थी अपनी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इसमें इन 8 चरणों को बताया गया है। अब ये क्या 8 चरण है, 8 सिद्धांत क्या है, आइए हम पढ़ते हैं इसको। तो देखिए, पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास, ये क्या होता है? इसका समय जन्म से 18 माह। ठीक है, इसका जो समय दिया गया है विश्वास बनाम अविश्वास, इसका समय होता है 18 माह तक, शैशव अवस्था के दौरान इसको भी कह सकते हैं। इसमें बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह मिलता है, उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है तथा जब माता पिता द्वारा इसने स्नेह, ठीक है, स्नेह, ये स्नेह नहीं है, स्नेह यानी प्यार, स्नेह नहीं मिलता है तो उनमें अविश्वास की भावना जो है वो पैदा हो जाती है। यानी 18 माह तक बच्चे के अंदर दो प्रवृत्ति पैदा होती है, एक विश्वास की और एक अविश्वास की। जब बच्चे को माता पिता से स्नेह यानी प्यार मिलता है तो उसमें विश्वास पैदा होता है, और जब बच्चे को प्यार नहीं मिलता है तो उसमें अविश्वास पैदा होता है। ठीक है, तो दो प्रवृत्ति इन्होंने बताई। इसके बाद है स्वतंत्रता बनाम लज्जाहीनता। इसका समय 17 माह से 3 वर्ष तक है, जिसे पूर्व बाल्यावस्था काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक भोजन करना, कपड़े पहनना, स्नान करना आदि जो काम होते हैं वो स्वयं करना चाहता है, लेकिन स्वयं वो कर नहीं पाता। दूसरी ओर माता पिता डांट देते हैं जिससे वो लज्जा महसूस कर लेते हैं। तो बच्चा इस अवस्था में स्वतंत्रता भी चाहता है और लज्जाहीनता का भी शिकार हो जाता है, जिसमें माता पिता बच्चे को डांट देते हैं जब। अगला है पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, ये क्या है? यह समय 3 से 5 वर्ष का होता है। इस अवस्था में माता पिता बच्चों को उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में
नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, बच्चा कुछ नया कुछ सीखता है, बच्चे को नई चीज़ें सिखाई जाती है पुस्तक के माध्यम से, ठीक है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के माध्यम से, तो बच्चा नई खोज की प्रेरणा देता है। माता पिता जो है बच्चे को नई खोज की प्रेरणा देते हैं तथा वह स्वयं को इसकी पहल करते हैं। बच्चे जो है स्वयं इसकी पहल करते हैं। यह करने से उनमें मनोसामाजिक शक्ति उद्देश्य का विकास होता है बच्चों में। ठीक है, परिश्रम बनाम हीनता अगला है इसमें, परिश्रम बनाम हीनता। इसकी अवधि कहलाती है 6 से 12 वर्ष की, जिसको उत्तर बाल्यावस्था काल भी कहते हैं। इसमें बच्चों को पहल के माध्यम से नई अनुभूतियां मिलती है। ठीक है, तथा बच्चे उनके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को परिश्रम की संज्ञा दी गई है। यह कर लेने से उनमें मनोसामाजिक शक्ति की सामर्थ्यता प्राप्त जो है बच्चे कर लेते हैं। यानी ये जो काल होता है वो बच्चा परिश्रम कर करके कुछ सीखता है। ठीक है, परिश्रम के माध्यम से कुछ अनुभूति करता है, कुछ अनुभव करता है, ये वो काल कहलाता है। अगला है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। यह एक किशोर अवस्था, यानी इस ये जो काल है ये 12 से 18 वर्ष का काल कहलाता है, जो किशोर अवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें बालक का व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वह कौन है, किससे संबंधित है और उसका जीवन कहाँ जा रहा है। किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं और वयस्क स्थितियों का सामना जो है करना पड़ता है। ये जो स्थिति होती है ये काफ़ी जटिल परिवर्तित की स्थिति होती है बच्चे के लिए 12 से 18 वर्ष की, जिसमें जो मनुष्य होता है, जो बालक होता है, वो अपनी पहचान को स्थापित करना चाहता है। ठीक है, अपनी भूमिका को स्थापित करना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि वो कौन है, किससे संबंधित है, उसका जीवन कहाँ जा रहा है, उसकी क्या भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें 12 से 18 वर्ष के दौरान बच्चे के अंतर्गत देखी जाती है। अगला है इसमें घनिष्ठता बनाम अलगाव। अब घनिष्ठता बनाम अलगाव की जो स्थिति कहलाती है, इसका समय जो होता है वो प्रारंभिक वयस्क अवस्था या युवा अवस्था, यानी 18 से 35 वर्ष की जो अवधि होती है, वो हमारी उस दौरान मनुष्य के अंदर क्या होता है, घनिष्ठता बनाम अलगाव का जो परिवर्तन है वो देखा जाता है। ये अवस्था 18 से 35 वर्ष की होती है। इसमें अगर व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध बना लेता है तो उसमें घनिष्ठता का भाव विकसित हो जाता है। यानी इस अवस्था के अंदर व्यक्ति अपने आसपास के, अपनी उम्र के लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लेता है, दोस्ती वाले, प्यार वाले। तो पॉजिटिव संबंध अगर वो बनाता है, तो धनात्मक संबंध बना लेता है, तो उसे घनिष्ठता का भाव उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, यदि व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध नहीं बना पाता है, यदि झगड़ालू व्यक्ति है, झगड़े करता है, उसका घनिष्ठ या पॉजिटिव रिलेशन उसका नहीं बन पा रहा है, तो उसके अंदर अलगाववाद की जो भाव है वो पैदा हो जाता है। यानी वो एकल रहना पसंद करता है, अलग रहना पसंद करता है, और वो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। तो ये अवस्था जो 18 से 35 वर्ष की होती है, ये घनिष्ठता बनाम अलगाववाद वाली अवस्था कहलाती है। उसके बाद लास्ट अवस्था इसके अंदर आती है उत्पादकता बनाम स्थिरता। ये 8वीं अवस्था है। इसका जो समय है वो 40 से 65 वर्ष का है। इसको मध्य वयस्क अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा समाज के लिए जनात्मक उत्पादक सम्मिलित करता है। ये 8वीं नहीं, ये 7वीं है, सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है। ये 7वीं अवस्था है, उत्पादकता बनाम स्थिरता, जो 40 से 65 वर्ष के बीच की होती है। इसे मध्य वयस्क अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा समाज के लिए जनात्मक में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जनात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती, तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इसमें व्यक्ति देखभाल, केयर की भावना जो है व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है। अगली जो अवस्था होती है वो होती है अहम पूर्णता बनाम निराशा। ये 8वां सिद्धांत दिया गया है एरिक्सन के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, ये है 8वां सिद्धांत। यह अवस्था बुढ़ापे में 65 प्लस उम्र जो होती है, ठीक है, बुढ़ापे की अवस्था भी कहलाती है। और जब आदमी वयस्क के बाद 65 प्लस की अवस्था में चला जाता है, तो ये वाली जो भावनाएं होती है व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है, अहम पूर्णता बनाम निराशा। ये क्या कहलाती है, देखिए, इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है। उसने अपने जीवन में क्या किया इस सब को वो याद करता है। अगर वह उन कार्यों से संतुष्ट है तो उसमें अहम पूर्णता का भाव विकसित हो जाता है। अगर वह बुढ़ापे में यह सोच रहा है कि उसने
यह कार्य नहीं किया, यह वस्तु नहीं खरीदी, तो उसमें फिर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी दो भावनाएं इस उम्र के अंदर उत्पन्न होती है व्यक्ति में, एक तो अहम अहम वाली, यदि व्यक्ति ने सभी वो कार्य किए जिसको वो चाहता था, तो उसमें एक अहम पूर्णता वाला भाव विकसित होता है। यदि व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रह गई है, अभी भी वो चाहता है कि मुझे वो वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए थी, मैं वो वस्तु नहीं खरीद पाया, या मुझे वहां जाना चाहिए था, मैं वहां नहीं जा पाया, तो फिर उसमें एक निराशा का भाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है, और ये व्यक्ति की अंतिम अवस्था कहलाती है। ठीक है, अंतिम सिद्धांत कहलाता है। तो ये 8 चरण एरिक्सन के थे जो हमने डिस्कस किए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दुर्व्यवहार बालक के व्यवहार को एवं मानसिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये दुर्व्यवहार क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। बाल दुर्व्यवहार, तो देखिए बाल दुर्व्यवहार किसी भी बच्चे के साथ हुए उस व्यवहार को कहा जाता है जो शारीरिक और मानसिक या सामाजिक रूप से बच्चे को परेशान करे। यानी ये जो बाल दुर्व्यवहार है, ये शारीरिक भी हो सकता है, ये मानसिक भी हो सकता है, और ये सामाजिक भी हो सकता है, जिससे बच्चा परेशान हो रहा है। ठीक है, जिससे बालक अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, ये क्या कहलाता है, ये बाल दुर्व्यवहार कहलाता है। बाल दुर्व्यवहार के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य 4 प्रकार होते हैं। शारीरिक शोषण, शारीरिक शोषण में आता है भाई किसी भी बच्चे पर शारीरिक बल का प्रयोग करना जो दुर्घटना से नहीं नहीं हुआ है और चोट का कारण बनता है। यानी ये कोई दुर्घटना नहीं होती और ये आगे चल करके चोट का कारण भी बन जाता है, शारीरिक शोषण। उदाहरण के लिए बच्चे को मारना, पीटना, घूरना, गला घोटना, काटना, जलाना, ये सभी बच्चे पर कौन सा शोषण है, शारीरिक शोषण है। उसके बाद है यौन शोषण। बच्चे और वयस्क के बीच किसी भी प्रकार की यौन भागीदारी जो होती है या यौन संपर्क जो होता है, वो बच्चे के लिए यौन शोषण कहलाता है, जो बाल दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। अगला है भावनात्मक दुर्व्यवहार। इसके अंतर्गत बच्चे के साथ गाली गलौज करना, उसके प्रति निकृष्ट भावना रखना, यानी बच्चे को निम्न भावना से देखना, बच्चे को वांछित प्यार ना देना, यानी जिस प्यार के काबिल बच्चा है उसको प्यार ना देना, प्यार से वंचित रखना, बात बात पे बच्चे को धमकाना, उस पर चिल्लाना। ठीक है, बच्चे को अलग थलग कर देना, ठीक है, आइसोलेट कर देना बच्चे को, उसको पूछना ही ना किसी भी चीज़ के लिए, उसको किसी भी चीज़ में शामिल ना करना, तो ये बच्चे को अलग थलग करना, ये भावनात्मक दुर्व्यवहार कहलाता है। बच्चे की आलोचना करना, ठीक है, बच्चे को नज़रअंदाज करना, शर्म का एहसास कराना बच्चे को, तो ये सभी क्या है, ये भावनात्मक शोषण है, जिससे बच्चे का क्या होता है, कॉन्फिडेंस बच्चे का खत्म हो जाता है। ये सभी चीज़ें जो हैं बच्चे के विकास पर भरपूर असर डालती है, बच्चे के शारीरिक विकास पर, बच्चे के मानसिक विकास पर, बच्चे के सामाजिक विकास पर। ये सभी चीज़ें बच्चे के विकास को एक तरीके से बाधक है। ठीक है, अगला है बालक की उपेक्षा करना। बालक की उपेक्षा क्या है, जैसे आश्रय, भोजन, स्वच्छता, पर्यवेक्षण, चिकित्सा, ध्यान, शिक्षा या सुरक्षा जैसी चीज़ों को बच्चों को प्रदान करने में असफल होना। ये सभी बेसिक नीड्स होती है किसी भी बच्चे की। यदि ये सभी चीज़ें आप बच्चे को नहीं प्राप्त कर दे पा रहे हैं तो ये भी बाल दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। बाल शोषण से निम्न प्रकार से बच्चे के जो विकास है उसको प्रभावित करता है। जैसे बालक स्वयं को दोषी मान लेते हैं इसमें, ठीक है, और गिलानी का अनुभव करते हैं, यानी गिल्टी फील करने लग जाते हैं बच्चे। जब बच्चों के साथ शारीरिक शोषण ज़्यादा हो जाता है, मानसिक शोषण ज़्यादा हो जाता है, तो बच्चे बच्चे ये चीज़ मान लेते हैं कि भाई उनमें ही कोई दोष है, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है, और फिर वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील करने लग जाते हैं, गिल्टी फील जो है वो करने लग जाते हैं। शोषणकर्ता के प्रति बच्चे के अंदर नफरत उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, गुस्सा बढ़ता चला जाता है, यानी जो भी बच्चों का ऐसा ऐसा व्यवहार करता है उसके प्रति बच्चे के अंदर नफरत उत्पन्न हो जाती है, गुस्से का व्यवहार आ जाता है। बालक किसी भी अपने या पराये पर भरोसे करने में कतराने लगता है। ठीक है, बच्चा जो है किसी पर भी भरोसा नहीं करता है, ऐसे में किसी की बात नहीं सुनता, अनदेखा करता है, तो ये ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है। बालक उदासीनता भ्रम हो जाता है, यानी वो एक्टिव नहीं रहता, पैसिव रहता है, वो किसी भी चीज़ में एक पार्टिसिपेट नहीं करता, वो अपने आप को अलग रखता है। कम आत्मसम्मान का सामना करता है, यानी उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बिल्कुल लो हो जाता है, उसके अंदर आत्मसम्मान नहीं रह जाता। ठीक है, वह यह मानने से इनकार कर देते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, और कई बार बच्चा इतना डाउन चला जाता है कि वो ये भी नहीं मान पाता, ये भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार जो है हुआ था। विद्यालय में सामंजस्य तथा संबंध स्थापित करने में समस्या का सामना करता है बच्चा। यानी जब बच्चा इन सब चीज़ों से गुजर रहा होता है तो विद्यालय में वो किसी के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाता,
ठीक है, शेयरिंग में नहीं रह पाता, सामंजस्य यानी एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह पाता, तो बच्चे के साथ ये जो समस्या है ये देखी जाती है यदि बच्चे के साथ बाल दुर्व्यवहार होता है तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रूढ़िवादिता बच्चों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है। अब ये रूढ़िवादिता क्या होता है, देखिए रूढ़िबद्धता से जो अभिप्राय है वो समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाएं एवं कुरीतियों से हैं। अब ये असामाजिक क्रियाएं या कुरीतियां क्या होती है, ये सभी रूढ़िवादी हैं, ठीक है। यानी जो भी मान्यताएं जो बना दी गई है हमारे हमारे समाज के द्वारा, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम झेलते आ रहे हैं, वो सभी क्या है, वो रूढ़ियां हैं, वो असामाजिक क्रियाएं हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप से स्थानांतरित होती रहती हैं ये रूढ़ियां। इसकी सामाजिक उपयोगिता ना होते हुए भी वर्ग और समुदाय इसको मान्यता प्रदान करते हैं। यानी आज के समय में यदि हम बात करें रूढ़िवादियों की, तो समाज को इन इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो समुदाय हैं, जो बड़े उम्र के जो लोग हैं वो इसको फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन चीज़ों को फॉलो करें। रूढ़िबद्धताएं समाज, समुदाय एवं देश के विकास में बाधक सिद्ध होती हैं। यानी ये जो देश का विकास है, मनुष्य का विकास है, इसमें जो रूढ़िवादी प्रथाएं होती है ये एक तरीके से बाधक कहलाती है। जैसे रूढ़िवादी प्रथाओं में दहेज प्रथा है, ठीक है। दहेज प्रथा क्या है, दहेज प्रथा एक रूढ़िवादी विचारधारा है जिसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, जो समाज के लिए एक बाधक है, व्यक्ति के लिए बाधक है। ऐसे ही बाल विवाह है, ठीक है। तो ये सभी एक रूढ़िवादिता रूढ़िवादी क्रियाएं थी, असामाजिक क्रियाएं थी जो मनुष्य के विकास को बाधित करती थी। रूढ़िबद्धता के अंतर्गत होने वाली क्रियाओं में व्यक्ति समाज, धर्म, ईश्वर, अलौकिक शक्ति से जुड़कर संपादित करता है। यानी जो रूढ़िवादी जो धारणाएं होती हैं ये समाज से जोड़ दी जाती है, ईश्वर से जोड़ दी जाती है और इसको एक अलौकिक शक्ति से जोड़कर संपादित किया जाता है। जबकि आज की आधुनिकता की बात करें तो विकासशील एवं मशीनीकरण का युग है ये, ठीक है। इसमें ना तो इनकी उपयोगिता है और ना ही कोई सार्थकता है, ठीक है, ना ही सार्थकता है। यानी ये जो युग है ये नया युग है, मशीनीकरण विकासशील युग है, आधुनिकता का युग है और यहाँ पर रूढ़िवादी जो चीज़ें हैं इनकी कोई स्थान नहीं है। कक्षा में रूढ़िवादी व्यवहार के जो प्रकार होते हैं वो नस्लीय रूढ़िवादी हो सकता है। कई बार कक्षा में क्या होता है भाई, रंग, जाति या आर्थिक समृद्धि के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है, उनकी क्षमताओं का आंकन जो है वो किया जाता है। तो ये नस्लीय रूढ़िवादी के तथा के अंतर्गत आता है, ठीक है, रंग के द्वारा, जाति के द्वारा या उसकी आर्थिक समृद्धि के द्वारा उसके साथ व्यवहार किया जाता है। वहीं जेंडर रूढ़िवादिता देखी जाती है। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित धारणा है कि जेंडर, जिसके द्वारा बालक में यह समझ अधिरोपित कर दी जाती है कि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। ऐसी एक धारणा, ये भी धारणा एक रूढ़िवादी धारणा है, परंतु आज के समाज में जो है इसको विलक्षित कर दिया गया है। आज के समाज में इसको हरा दिया गया है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक सक्षम है, ऐसी ये रूढ़िवादी जो है वो प्रचलित है हमारे समाज में। इस धारणा से प्रेरित होकर कक्षा में शिक्षक एवं बच्चे व्यवहार करते हैं, कहीं ना कहीं इसे सत्य मानते हुए इसके अनुरूप ढलने का प्रयास भी जो है बच्चे करते हैं। तो ये रूढ़िवादी समाज के अंदर फैली हुई है। वहीं सांस्कृतिक रूढ़िवादिता की बात करें तो भारतीय जो समाज है वो विविधताओं का देश है, यानी अलग अलग संस्कृति का देश है ये। यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ रहती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृति के लोग रहते हैं। इसलिए समाज में व्यापक धारणा है कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, वहीं दलित वर्ग के लोग कम मेधा वाले होते हैं, ठीक है। तो ये एक रूढ़िवादी बनाई हुई है। आपको पता होगा हमारे समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में क्या था, जो ब्राह्मण थे वो शीर्ष पर थे और जो शूद्र थे वो सबसे नीचे थे। तो ये एक रूढ़िवादी धारणा जब से बनी हुई है कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, ठीक है, वो विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, यानी उनके अंदर प्रतिभा होती है, विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं, सृजनात्मकता होती है। वहीं एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि जो दलित वर्ग के लोग होते हैं वो कम मेधा, यानी कि उनके अंदर कम प्रतिभा होती है। इस धारणा से प्रेरित होकर विद्यालय में अंत्यक्रिया होती है, जैसे कि छुआछात या अन्य भेदभाव। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो विद्यालय के अंदर भी ऐसी क्रियाएं होती है कि जो निम्न जाति के बच्चे होते हैं उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। हालांकि आज के आधुनिक की बात करें तो ये सब कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी अगर आप गांव में दूर दराज जाएं तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है।